डियर स्टूडेंट्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्निंग पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 7 मई से 11वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जिसका मॉडल क्वेश्चन पेपर झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका सेट 1 आज लेकर के हम आए हुए हैं और सभी 40 ऑब्जेक्टिव सवाल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपका झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जारी किया गया फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021-22 के लिए क्लास 11th की इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो इसके लिए आपको 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जो सेट 1 है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, कुल मिलाकर के 40 प्रश्न दिए जाएंगे और 40 में से 40 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 ऑप्शन आर गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे सभी प्रश्न के लिए, उसमें से सबसे उपयुक्त सबसे सटीक उत्तर जो लगे आपको उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। ये रहा रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके लिए पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में से देखेंगे एक लंबा सा पैसेज दिया हुआ है और किसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जापान वाज डिफीटेड, हर इकोनॉमी वाज इन रूइन विद द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ हर फैक्ट्रीज एंड क्वार्टर ऑफ हर हाउसिंग डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग। तो यहाँ एक पूरा पैसेज पढ़ने में समय बर्बाद ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर जाते हैं। अब इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो देखेंगे इस पैसेज को पढ़ने के बाद कि यह सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था और अमेरिका ने जो जापान पर बमबारी की थी, उसके आप जानते हैं कि 2 बड़े शहर तबाह हो गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा। तो उसी से रिलेटेड ये पैसेज दिया गया है और क्वेश्चन देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस और सभी प्रश्न को हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। हाउ वाज जापान इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड, जापान का इंडस्ट्रीज जो है कल कारखाने जिसको कहते हैं वो डिस्ट्रॉयड कैसे हो गया, यानी कि नष्ट कैसे हो गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा के कारण, बॉम्बिंग के कारण, फ्लड बाढ़ के कारण, आर्म्ड फोर्सेस कारण। तो 4 में से बिल्कुल सटीक आंसर है, जैसा कि अब पहले लाइन में आप देखें यहाँ पे अभी डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बिंग। ओके, तो क्लियर रूप से ये आसान सा सवाल हो जाता है, बॉम्बिंग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा दूसरा सवाल। विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान। बॉम्बिंग होने के बाद जब डिस्ट्रॉयड हो गया पूरा जापान, उसके बाद विच कंट्री हैज गिवन सिक्योरिटी टू जापान, कौन सा कंट्री ने जापान को सिक्योरिटी प्रदान किया। तो उसका उत्तर क्या हो जाना है, USA। आप इसका आंसर अभी आप पैसेज में देख सकते हैं, यही दिया हुआ है कि जापान ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसे हेल्प किया था फिर से खड़ा होने में। फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान, कौन से साल में जापान का इंडस्ट्री डेवलप किया, फिर से ग्रोथ किया यानी कि डेवलप किया। तो सटीक उत्तर इसका होना है 1950, 1950। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ब्रोकन इंटू पीसेस, ब्रोकन इंटू पीसेस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, तितर बितर हो जाना, टूट जाना, कमजोर हो जाना। तो वही हुआ। तो ब्रोकन इंटू पीसेस का मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा क्रम्बल। ठीक है, क्रम्बल जो होता है वही होता है विनाश हो जाना, टूट जाना, उसे ही हम लोग क्रम्बल भी बोलते हैं। तो वही हो गया ब्रोकन इंटू पीसेस। आगे प्रश्न की ओर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं। द अमेरिका गेव जापान डैश हेल्प, अमेरिका ने जापान को क्या किया, विटल हेल्प किया। ओके, यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अमेरिका गेव्स देम विटल हेल्प,
देखिए अमेरिका गिव्स देम VTLF। ओके फ्रेंड्स, और आगे अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। विच वाज द फेवरेबल एरिया ऑफ फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जापान में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब निवेश करने के लिए कौन सा फेवरेबल एरिया साबित हुआ और कौन सा फेवरेबल एरिया था जहां पर लोग अधिक से अधिक जाकर के निवेश किया, पूंजी लगाया। तो डिफेंस लिखा हुआ है, इंडस्ट्री लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लिखा हुआ है और फार्मिंग लिखा हुआ है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा इंडस्ट्रीज। ओके फ्रेंड्स, कल कारखाने में अधिक से अधिक पैसे लगाए गए और फिर से वहां पे उद्योग धंधे फैक्ट्रियां स्थापित की गई। आगे देखते हैं। इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। अब ये सभी 6 प्रश्न जो देखें ये सभी पैसे से रिलेटेड था, और अब इसके बाद ये पैसे से बाहर का सवाल है। इन नोट मेकिंग मतलब नोट बनाते समय वी अवॉइड, हम लोग अवॉइड करते हैं, वर्ड मतलब होता है त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। किसको? लॉन्ग सेंटेंस को, टाइटल को, एब्रेविएशन को, पॉइंट्स को। तो पॉइंट्स, एब्रेविएशन एंड टाइटल्स, ये तीनों को हम लोग उपयुक्त में लाते हैं, काम में लाते हैं, जबकि लॉन्ग सेंटेंसेस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, आगे अगला प्रश्न। अब्रेविएशन से आप फ्रीली यूज्ड इन। अब्रेविएशन का मतलब क्या होता है जान रहे हैं? अब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, छोटा करके जब हम किसी चीज को लिखते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग अब्रेविएशन। तो अब्रेविएशन में हम लोग आर फ्रीली यूज्ड इन, किसमें यूज करते हैं अब्रेविएशन को? नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, कि नोट मेकिंग में, कि आर्टिकल राइटिंग में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नोट मेकिंग में। ओके फ्रेंड्स, नोट मेकिंग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। समरी डज नॉट एक्सीड्स। समरी, जब हम किसी का सारांश करते हैं तैयार, तो समरी डज नॉट एक्सीड्स डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो का जो ओरिजिनल पैराग्राफ होता है या ओरिजिनल उसका जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है उसका कितना भाग हम लोग समरी में लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। ओके फ्रेंड्स, 1/3 जो है हम लोग इसका समरी में लेकर के चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा 10वें नंबर का सवाल। द समरी कंटेंट्स। समरी कंटेंट्स, समरी में है क्या हमको पता चलता है, क्या चीज उसमें जुड़ा हुआ होता है? मेन आइडिया, ग्लोसरी, डाटा, फॉर्मेट। तो इसका समरी में होता है मेन आइडिया, यानी कि समरी पढ़ने से हमें पूरा सेंटेंस का और पूरा स्टोरी का मेन आइडिया पता चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेन आइडिया। अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के माध्यम से इसे भरना है। तो मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। मेनी टीचर्स, बहुत सारे शिक्षक कंप्लेन करते हैं किसके बारे में? अबाउट देयर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों के बारे में। डैश डेज, कौन से समय में? यहाँ पे देखिए डेज दिया हुआ है। डेज दिया हुआ दैट मीन्स एक दिन की बात नहीं है, ये एक से अधिक दिन की बात है। तो यहाँ ऑप्शन जो देखेंगे वो प्लूरल में होनी चाहिए। तो दैट एक दिन, एक वस्तु, एक सामान वगैरह के बारे में बात करता है। दिस भी उसी तरह से। तो दैट और दिस, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये दोनों ऑप्शन हट जाता है। आगे यहाँ पे देखिए दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों जो बीत गया, और दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। यहाँ सेंटेंस में पास्ट टेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ अगर कंप्लेन रहता तो हम लोग पास्ट की ओर जाते तो दोज होता, लेकिन यहाँ पे कंप्लेन ना होकर के कंप्लेन है, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट में है, यानी कि इन दिनों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इसका दीज होगा। तो इसका इस सेंटेंस का क्लियर मीनिंग होगा मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज, यानी कि दीज डेज। इन दिनों बहुत सारे शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में शिकायत करते हैं, यानी कि उनका आइडिया रहता है, उनका विचार रहता है कुछ वैसा, इसीलिए सेंटेंस ऐसा बोलना चाह रहा है। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर, ये वॉइस चैप्टर से दिया गया है। रानी राइट्स ए लेटर, तो बिल्कुल सही हो जाए उत्तर इसका ये होगा यार, ये लेटर इज रिटेन बाय रानी, ये लेटर इज रिटेन बाय रानी, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, आगे द एक्टिव वॉइस ऑफ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ये पैसिव बनाया हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है तो हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में मी है, इसको हम लोग वापस आई में ले आएंगे, और चूंकि यहाँ पे बीइंग है
इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के यूज होने के साथ बिफोर का यूज होगा। तो आई एम रीडिंग अ बुक, यह बुक यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई एम रीडिंग अ बुक, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। यहाँ पे देखेंगे और टेंस के माध्यम से इस जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको फिलअप करेंगे। मिस्टर जमुना प्रसाद डैश ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट। मिस्टर जमुना प्रसाद जब वो घर से बाहर निकलता है, व्हेन ही स्टेप्स आउट, जब वो चलना प्रारंभ करता है, तो किसका यूज करता है? कैरीज वॉकिंग स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स का यूज करता है। जान रहे हैं वॉकिंग स्टिक को, जान रहे हैं, जहाँ पे बूढ़े लोग उसको डंडा को पकड़ करके चलता है, उसे कहते हैं हम लोग वॉकिंग स्टिक्स। तो एक दिन की बात नहीं है, जब जब भी जमुना प्रसाद बाहर निकलते हैं तो वो वॉकिंग स्टिक का यूज करते हैं, यानी कि उनका ये हैबिट हो गया है। तो हैबिचुअल एक्शन में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है, बिल्कुल आप जानते हैं इस चीज को। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? कैरियर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए 15वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पर नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो वो फुटबॉल नहीं खेलता है ना, क्योंकि वो घर पे नहीं है। तो ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, रवि इज नॉट एट होम, रवि घर पे नहीं है। ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आई डैश हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आई डू नॉट हैव मनी। ओके, आई डू नॉट हैव मनी, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 17 नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। एन पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। यहाँ पे देखिए, इसमें से आर्टिकल से हमें ये सुधार करना है। दो जगह गलती दी गया। पोटैटो के पहले यहाँ पे एन लगा हुआ है और यहाँ आगे वेजिटेबल के पहले भी एन लगा हुआ है। तो ये जान रहे हैं कि पी क्या है? पी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेम यहाँ पे भी दिया हुआ वेजिटेबल का फर्स्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये दोनों जगह गलत है और इसको सुधार करके हम लोग ये और ये जो दिया हुआ ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये पोटैटो इज या वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। आलू जो है एक सब्जी है, ना कि फल है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। द ब्लैक काउ वेयर बीइंग चेज्ड बाय द व्हाइट हॉर्स। ये पेशी में बना करके सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है जिसको नीचे ऑप्शन के माध्यम से दर्शाया गया है। तो देखेंगे द ब्लैक काउ वाच, देखिए एक गाय के बारे में बात की जा रही है। चूंकि काउ है, अगर काउज होता तो हम लोग प्लूरल समझते, काउ है इसलिए सिंगुलर है। तो यहाँ पे वेयर क्या कर रहा है? इस वेयर को हम लोग रॉन्ग करेंगे। ओके, आगे बीइंग चेज्ड बाय द व्हाइट हॉर्स, तो बीइंग चेज ना होगा, बीइंग चेज्ड होगा। तो द ब्लैक काउ वाज बीइंग चेज्ड, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे आई वॉज गिवन ए प्राइज बाय द हेड। आई वॉज गिवन ए प्राइज बाय द हेड, मतलब हेड के द्वारा, मुख्य के द्वारा, चीफ के द्वारा हमें क्या दिया गया? एक प्राइज दिया गया। ओके, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई वॉज गिवन ए प्राइज बाय द हेड सही सेंटेंस है, इसलिए हो जाएगा ये नो करेक्शन। आपका डी और नंबर ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क। सीता विल कम, सीता आएगी कब? व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, जब वो अपना काम पूरा कर लेगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये फ्यूचर में दिया हुआ है, तो सिंपल फ्यूचर के बाद आगे वाला जो सेंटेंस कंडीशनल में होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए यहाँ पे व्हेन तो है ही, व्हेन बिल्कुल सही है, और दो में से कोई एक ऑप्शन होना है, तो ये दोनों इलिमिनेट हो जाता है। और फिनिश दिया हुआ पास्ट में, तो सिंपल फ्यूचर के बाद अगला सेंटेंस सिंपल पास्ट में ना होकर के सिंपल प्रेजेंट में होता है। और सिंपल प्रेजेंट होने के लिए यहाँ पे सी है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, उसके साथ V5 का यूज किया जाता है और V5 में फिनिशेस दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्हेन फिनिशेस, यानी कि सीता विल कम व्हेन शी फिनिशेस वर्क, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जो
सही ऑर्डर में नहीं है उसको रीऑर्डर करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मतलब सटीक सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहले में दिया हुआ है 11 इज फॉर एनीवन यूजफुल टॉनिक विथ कार्डियक प्रॉब्लम। तो देखिएगा इसको सुधार रहे हैं, हो जाएगा लेमन इज यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विथ कार्डियक प्रॉब्लम। तो पी, इसके बाद आर, फिर क्यू और फिर एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए 22वां नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। लिखा हुआ इट इज प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग द, देखिएगा इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। तो हो जाएगा पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू, आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इस सभी सवाल को आप देख लेंगे। आप इन्हीं सवाल में से मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय। तो आपका ये चैप्टर से लिया गया सवाल है। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो सवाल है ये टॉपिक है, या इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर आप जान रहे हैं खुशवंत सिंह हैं। कौन है? एक छोटा सा लड़का होता है, अपने दादी के साथ रहता है, फिर बाद में पढ़ने चला जाता है। यही चैप्टर से दिया गया है ये पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, चित्र दिया गया था, पोर्ट्रेट लटकाया गया था जो आगे। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द। तो खुशवंत सिंह के जो पापा जो थे, ग्रैंडफादर थे, दादा थे, सॉरी ग्रैंडफादर जो थे, उनका एक चित्र लटकाया गया था। ठीक है, वो कहाँ लटकाया गया था? ड्राइंग रूम में लटकाया गया था। ओके फ्रेंड्स, आप बिल्कुल जान रहे हैं। आगे, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। खुशवंत सिंह के जो दादा थे, वाज जो बूढ़े थे, ओल्ड मैन थे, वो क्या करते थे? वाज यूज्ड टू वियर, वो पहना करता थे। क्या पहना करते थे? बिग टर्बन, बड़ा सा एक तो पगड़ी पहना करते थे माथे पे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड इन विलेज डॉग्स। खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर और उसकी दादी माँ दोनों मिलकर के गांव में कुत्तों को क्या खिलाया करती थी? तो चापाती खिलाया करती थी। ओके फ्रेंड्स, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चापाती। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। उसकी दादी माँ का ऐसा विश्वास था, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड इन द एजुकेशन शुड बी। उन दादी माँ का विश्वास था कि जो आजकल का शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? रिलीजन बेस्ड होनी चाहिए, धार्मिक आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन। 28वें नंबर सवाल ये है, हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ओके, तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इस चैप्टर के राइटर कौन है? ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं विलियम श्रेयन। तो जान रहे हैं एक खूबसूरत घोड़ा था जिसको चुरा करके दो चचेरे भाई आपस में मॉर्निंग में दौड़ाने एवरीडे ले जाया करते थे। ठीक है, उसका सवारी करने के लिए उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसके राइटर कौन हो गए? विलियम श्रेयन। फ्रेंड्स, जितने भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस में टर्म 1 के लिए, सभी चैप्टर के राइटर पोएट का नाम कॉपी में लिख करके उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि वहां से सवाल निश्चित रूप से आने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट वेयर द हॉलमार्क ऑफ द गारोगलेनियन ट्राइब। तो गारोगलेनियन ट्राइब वही चैप्टर से लिया गया सवाल है कि वो जो प्रजाति के लोग थे उन लोग का एक हॉलमार्क क्या था? हॉलमार्क का मतलब होता है कि उसका जो एक सच्चाई का प्रतीक था, जो पहले से उसके पूर्वजों से चलता आ रहा था, वो क्या था कि ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी था। इसके दोनों सही है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, आगे, हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। तो वो जो सफेद घोड़ा जो था व्हाइट हॉर्स, उसका वास्तविक रूप से उसके मालिक कौन थे? ट्रू ओनर, है ना। तो उसका ट्रू ओनर कौन थे? जॉन बायरो।
इन्हीं का घोड़ा दोनों भाई चुरा करके मॉर्निंग में दौड़ाने ले जाया करते थे। ओके, तो जॉन बायरो इसका हो जाएगा सटीक उत्तर, ऑप्शन ए। 30 नंबर हम लोग देख चुके हैं। 31वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा 31st क्वेश्चन। 31वें नंबर का सवाल, एट व्हाट टाइम डिड आरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? कौन सा समय था जब आरम और मुराद दोनों घोड़े की सवारी किया करते थे? तो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्ली मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, आगे व्हाट वाज मुराद डिजायर? मुराद का इच्छा क्या था? मुराद का इच्छा क्या था? तो टू ऑन योर हॉर्स, कि अपना घोड़ा हो, टू बिकम ए रिच, अमीर बन जाए, टू राइड ए हॉर्स, घोड़ी की सवारी करे, टू विजिट अ वायनाड, वायनाड तरफ घूमने जाए। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा टू राइड अ हॉर्स, घोड़ी की सवारी करना, यह उसका इच्छा था। ओके, डिजायर था। आगे, द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इस चैप्टर को आप जान रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर का है? तो यही चैप्टर, जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, 2 बार इफ यू लिखा गया है, तो एक ही होना चाहिए, ये मिस्टेक्स है। इज, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे आप, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। समुद्री यात्रा पर जो नाव लेकर के चलता है, इंग्लैंड से शुरू होकर के उसे जाना होता है, तो वही चैप्टर से दिया गया है, ये थोड़ा याद करवा दिए आपको। आगे, द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 years टू इम्प्रूव देयर। नरेटर मतलब कथावाचक जो है इस कहानी के कहानीकार जो है, वो और उसकी पत्नी 16 साल तक इम्प्रूव किया। क्या इम्प्रूव किया दोनों मिलके? सी फेयरिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग स्किल क्या होता है? नाव को चलाने की कला और नाव को चलाने की क्षमता, जिससे कि समुद्र में, महासागर में कैसे हम नाव को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, तो उसकी कला को उन्होंने 16 साल तक सीखने की कोशिश किया। ओके फ्रेंड्स, आगे 200 years एगो, 200 साल पहले, राउंड द वर्ल्ड वॉयज, पूरे दुनिया का चक्कर लगाने के लिए समुद्री यात्रा। वॉयज क्या होता है? समुद्री यात्रा को कहते हैं हम लोग वॉयज। वाज मेड बाय, किसके द्वारा ऐसा किया गया था? तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से आपको याद भी होगा। तो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले एक समुद्री यात्रा के लिए निकला था, और उसी से प्रेरित होकर के एक गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया ये था, जो राइटर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर के समुद्री यात्रा पर फिर पुनः से निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट? ऑथर का जो बोट था उसका नाम क्या था? टाइटैनिक? नहीं, ये तो डूब गया था बहुत पहले ही। ब्यूटीफुल वर्ड? नो। वेव वॉकर? बिल्कुल सही आंसर ये रहा, वेव वॉकर। वेव वॉकर जो था उन लोग का बोट का नाम था। ओके फ्रेंड्स, 37 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर इज। वेव वॉकर जो उन लोग का नाव था बड़ा सा, उसका नाम क्या था? उसका लंबाई कितना था, लेंथ कितना था? तो 23 मीटर्स उसका लंबाई था। ये आपका सटीक उत्तर हो गया। 38वें नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है उसके पोएट कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, शेरली टॉलसन, आगे है वाल्ट विटमैन, मार्कस नेटन एंड टेड हॉइज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्ट विटमैन। ठीक है, वाल्ट विटमैन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के द्वारा लिखा गया था पोएम ऑफ द अर्थ, वही है ना? नहीं सॉरी, द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम के राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन। आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ? तो पोएम ऑफ अर्थ जो है इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग होगा दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे, द पोएम इज अबाउट अर्थ, रेन गिव्स द सेम प्लीजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन्स। रेन इज ऑल्सो नोन एज पोएम ऑफ अर्थ, रेन इज द वॉइस ऑफ अर्थ। इसका सही उत्तर होगा रेन गिव्स द सेम प्लीजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू द ह्यूमन। तो जो खुशी पोएम लोगों को
देता है वही खुशी रेन अर्थ को देता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब पोएम ऑफ अर्थ का इसका मीनिंग यही है, रेन गिव्स द सेम प्लीजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन्स। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट वाज अ स्ट्रेंज टू टेल इन टू द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन जो है इसका मेन स्ट्रेंज क्या है, तो इसका मेन स्ट्रेंज हो जाएगा द रेन रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चन, यानी कि रेन जो है वो पोइट्स के जितने मन में सवाल हैं सभी सवाल का उत्तर दे रहा है। कौन दे रहा है, रेन देता है इस चैप्टर के माध्यम से, कवि के अनुसार, मतलब राइटर के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, तो 14 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा द रेन रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी 40 सवाल था जिसको हमने डिस्कस किया। तो ये अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम से रिलेटेड के लिए आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ी सी भी उपयुक्त साबित हो रहा है, लाभदायक साबित हो रहा है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।